हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ। और ये हमारा आई थिंक 12th या 13th टेस्ट पेपर है आउट ऑफ 21 जो आपका 2018 में हुआ था। जिन लोगों को 2019 का करना है बेटा, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें चले जाना। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं पहले हम लोग कि कौन सा टेस्ट पेपर है ये 10th जून को हुआ था इवनिंग में, ठीक है ना, शाम को हुआ था। और सीजीएल का टेस्ट पेपर है। चलिए देखो, Supriya asked Kiran that where had her mother gone when the results of the contest were being declared. सुप्रिया ने किरण से पूछा कि उसकी माँ कहाँ गई थी जब रिजल्ट, जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा था तब। अब बताओ कौन सा आंसर, कहाँ पे गलती है और क्या गलती है, जल्दी से। रवि, मुखर्जी नगर धीरे धीरे खुल रहा है, आप आके एटलीस्ट इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलो। बैंक पीओ का अनिकेत ऑलरेडी चल रहा है बैच, बताओ जल्दी से। ए दैट नहीं होगा, वेरी गुड वेरी गुड, दैट नहीं होगा। मालती ने सही जवाब दिया। आ जाओ, देखो ध्यान से क्या प्रॉब्लम है। आंसर इसका ए है, और आंसर इसका ए है और दैट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये वर्ड देख रहे हो आस्क्ड, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन जब पूछना है तब ऐसे समय पे आप कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हो। जब आप नरेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, खासकर WH फैमिली में तो बिल्कुल नहीं होता है। और हर मदर हैड गॉन होगा, भाई क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है, क्या होगा, हर मदर हैड गॉन होगा। आंसर इज ए। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि वो नरेशन का है, नरेशन में कभी इन्वर्जन नहीं आता, आपको बताया था। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाय ए पॉइजनस स्नेक। वो अपने रास्ते में जब जा रहा था तो उसके पैर में एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया। यहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। नहीं, ए फॉर वेदर भी नहीं आएगा खुशी यहाँ पे। क्योंकि WH फैमिली में नो कंजंक्शन होता है, कोई कंजंक्शन नहीं। जीतू, नया बैच शुरू हो रहा है बेटा 19 तारीख को, बैच नंबर 20। उसमें आपको लाइव क्विज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बी पक्का, यस। बाइट, बिट, बिटेन। एक तो सबसे पहले यहां पे ब्लंडर था जो आपको सही करना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात और बताऊं जो यहां पे नहीं दिया है, याद रखना बेटा, ये पॉइजनस जो वर्ड है ना, ये गलत है, वेनमनस हो। पता क्यों, पता क्यों? पॉइजनस वो चीज होता है जिसको आप खाओगे तो मर जाओगे। जैसे पॉइजनस कोई एप्पल दे दिया, पॉइजनस कोई फूड फ्रूट दे दिया, फूड दे दिया आपको, ठीक है। वेनमनस होता है जो हमें काट ले तो हम मर जाए। यानी पॉइजनस स्नेक कौन सा है भाई, आप उसको काटोगे और मर जाओगे, वो पॉइजनस है। वेनमनस कौन है भाई, वो हमें काटेगा तो हम मर जाएंगे, ये चीज है। इसलिए याद रखना, पॉइजनस की जगह पे वेनमनस होना चाहिए था। खैर इतना चलता है, ही वॉज बिटेन, बाइट, बिट, बिटेन, ठीक है, क्लियर। यहां पे तो पंगा है, पर ही लिख दू मैं, बाइटेड का बिटेन। पटना का सेंटर बेटा ऑलरेडी खुल चुका है, वहां पे परमिशन मिल गया है, लेकिन वहां पे बैच शुरू करेंगे हम 16 तारीख से, क्योंकि 15 तारीख को लेके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं वहां पे, इसीलिए। ठीक है, हो गया। बिटेन बेटा बिटेन। मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच पूछ रहे थे ना, 19 अगस्त से आ रहा है, 5:30 से 7, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को कवर करेगा। चलिए, I was frustrated at not being able to dash off my old car. मैं अपने ओल्ड कार को डैश नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। बताओ कौन सा होगा, जल्दी।
रवि, जब खुल जाए आ जाना, कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, गौरी शंकर अभी नहीं बन पाया मेरे बेटा मेरे से। डिस्पोज पक्का, पक्का ना, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सही कर रहे हो। डिस्पोज होगा क्योंकि डिस्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, इसीलिए डिस्पोज ऑफ का मतलब उससे छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच के या किसी को दे के निकल लेना। डिवॉइड होता है वंचित होना। डिपोज इज लाइक लाइक इन कोर्ट दिस वर्ड इज यूज, है ना, जब कभी अपना स्टेटमेंट देते हैं वहां पे तो डिपोज करते हैं। एंड डील का मतलब निपटना भी होता है, डील का मतलब व्यापार करना भी होता है, तो डिपेंड्स उसके बाद प्रेपोजिशन पे। यहां पे डिस्पोज होगा, इसका मतलब है कि बेच के, टू सेल ऑफ। लेकिन डिस्पोज के साथ बेटा याद रखना ओ डबल एफ नहीं आता, ऑफ आता है। डिस्पोज टू सेल ऑफ, या यू कैन से टू गिव अवे, टू गिव अप, टू गिव मतलब दे के भी। कई बार ऐसा होता है दे के या बेच के हम निकल लेते हैं, किसी भी तरीके से उससे छुटकारा पा लेते हैं, ये कह सकते हैं। डिवॉइड होता है वंचित होना, डिप्राइव्ड। ठीक है, बोलो कोई कुछ प्रॉब्लम? विथ के साथ आएगा डील, डील विथ होता है बेटा तब होता है निपटना, डील इन होगा तब हो जाएगा व्यापार करना। इसीलिए डील का अगर चाहिए तो मैं आपको दोनों दे दूं, दोनों मीनिंग लिखना चाहते हो तो बता सकती हूँ। टू हैंडल, डील इन, व्यापार करना, टू डू बिजनेस। इसको कह सकते हो एक और मीनिंग आता है, टू रिमूव, लाइक फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, डिपोज का ये भी मीनिंग होता है। हाँ, पावर भी कह सकते हो, टू रिमूव फ्रॉम पावर। लेकिन एक कोर्ट में भी डिपोज वर्ड यूज होता है, उसको छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। ओनर जो हाउस का था वो डैश था वॉचमैन से, क्योंकि उसने एक अजनबी को अंदर आने दे दिया था। क्या होगा बताओ बेटा? डिवॉइड ऑफ होता है, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से, फोर्थ का जल्दी से दो, बहुत जल्दी तेजी से। हम्म, इंडिग्नेंट, ओके, इंडिग्नेंट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल गुस्सा था यार, उसे गुस्सा आ रहा था, एंग्री। ठीक है, इंडिग्नेंट। इनडिफरेंट तो होता है मतलब नहीं रखने वाला रवैया, नॉट इंटरेस्टेड। इनडिफरेंट होता है, दैट मीन्स व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, इनडिफरेंट, जिसको आप कहोगे एपैथेटिक। राइट। इम्पेशेंट बेसब्र होता है, जिसमें सब्र नहीं हो, जिसमें सब्र नहीं हो। एंड इंडल्जेंट होता है लिप्त किसी चीज में, है ना, किसी चीज में लिप्त हो, वो इंडल्जेंट होता है। इंडल्जेंट जैसे कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह करता हो, या चॉकलेट ही बहुत खाता हो, या पैसा ही बहुत खर्च करता हो, है ना, इंडल्जेंट, किसी चीज में लिप्त होना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ।
हो गया इंडिग्नेंट? देखो नेक्स्ट आओ। ये बेटा इस कॉम्बो के साथ मेरा बैच आएगा, बैच 18 है कॉम्बो, जिसके साथ मेरा बैच 19 आ रहा है। 16 अगस्त को पूरा शुरू हो रहा है कॉम्बो। इस कॉम्बो में मेरे साथ पुष्पेंद्र सर है, मोहित सर है, और ऑफलाइन की जो फैकल्टी है वो आपको जो देखते हो वही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ वर्ड रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ, यहां पे सिनोनिम पूछा है, जल्दी से रिप्यूडिएट का मतलब जल्दी बताइए, रिप्यूडिएट का मतलब क्या होगा बताओ। हम्म, रिप्यूडिएट का मतलब, यस कृष्णा न्यू बैच ही है वो, जल्दी से। सी पक्का, ए, सी ए, हाँ रिनाउंस, वेरी गुड। रिप्यूडिएट का मतलब होता है रिनाउंस, जिसका मतलब होता है त्याग देना, राइट। एब्डिकेट, इसका मतलब हो गया एब्डिकेट। सैंक्शन का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है जैसे गवर्नमेंट आपको कोई चीज सैंक्शन करती है, यानी ऑफिशियल परमिशन देना, ऑफिशियल टू गिव ऑफिशियल परमिशन। लेकिन जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जैसे अमेरिका सैंक्शन लगाती है ना, तो वो ऑफिशियली लिमिट कर देती है। इसीलिए जितने लोग भी अपना टेस्ट करते हैं अपने हथियारों को, तो क्या करता है अमेरिका, उस पर सैंक्शन लगा देता है। ठीक है, इसका मतलब सैंक्शन का एक और होता है टू लिमिट द सप्लाई ऑफ। ठीक है, रिग्रेट का मतलब होता है आप जब किसी चीज को ये अफसोस करते हो, है ना, अफसोस करते हो, यानी पश्चाताप करना, रियूफुल होते हो, पश्चाताप यानी पछताते हो। और एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, फोर्स में लाना। रिप्यूडिएट का मतलब रिनाउंस। देखो प्रतिबंध लगाना भी सैंक्शन में आता है, देखो हो गया। नेक्स्ट आओ, लैमेंट का सिनोनिम पूछा है, लैमेंट का मतलब क्या होगा, सिनोनिम पूछा है, जल्दी बताइए। यस, टू फील सोरो, सैड आफ्टर डूइंग समथिंग। प्लीज कम से कम इस सेशन को लाइक तो कर दो, और एटलीस्ट शेयर तो कर दो। खाली वॉच करते हो तुम लोग, लाइक नहीं करते हो, तो बहुत गलत बात है यार। कम से कम एटलीस्ट गुरु दक्षिणा तो दे दो। लैमेंट का मीनिंग बी, पक्का, वेरी गुड। मोन यानी मातम मनाना भाई, मातम मनाना, कोई चीज का अफसोस करना। डिस्ट्रेस तो होता है दुखी, लेकिन दुखी लैमेंट का सिनोनिम में नहीं है। टॉर्मेंट और एफ्लिक्ट दोनों का मतलब होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना। ऐसे आप टॉर्मेंट का अलग से लिख लो, क्योंकि एफ्लिक्ट का मीनिंग खाली बेटा होता है पहुंचाना। हाँ क्या, जैसे तकलीफ, एफ्लिक्टेड पेन, एफ्लिक्टेड इंजुरी, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। मोन, ठीक है, देखो समझ में आया। नेक्स्ट आओ, जिन लोगों के पास समय नहीं है और लाइव क्लास के इंतजार नहीं करते हो, नहीं करना चाहते हो,
ठीक है, वो टारगेट 250 बैच ले लेना, जिसमें इंग्लिश स्पेशल 09 बैच इंक्लूडेड है। सारे टेस्ट पेपर्स है जितने भी मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, और 3000 प्लस उसमें वो कैब मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक है, इसीलिए बाकी वीओडी से इस तरह से ये अलग है। एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पंगा वाला है, याद रखना। जल्दी बताओ। बिरीव, यस, बिरीवमेंट भी हो जाएगा उसका, मातम का बिरीव करना। जल्दी बताओ। इनडिस्क्रीट बोल रहे हो, बोलो। बी, जुडिशियस। बेटा एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है। टैक्टफुल, पक्का बी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो कोई इश्यू नहीं है, पता है क्यों इश्यू नहीं है, मैं बताती हूँ। बेटा प्रूडेंट और जुडिशियस ये दोनों सिनोनिम है, समझदार। लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है व्यवहारिक, जिसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। अगर समझदार का सिनोनिम कहोगे तो वाइस होगा, सगेशियस होगा, ये सब सिनोनिम है, ठीक है। टैक्टफुल होता है जिसको बेटा कोई चीज करने की है ना तरीका आता है। टैक्टफुल मतलब होता है, यू कैन से गुड इन हैंडलिंग एनीथिंग, सिचुएशन एटसेट्रा, जिसको अच्छी युक्ति आती है, कोई युक्ति आती हो कोई चीज को हैंडल करने का। लेकिन बेटा प्रूडेंट का मतलब समझदार, डिस्क्रीट का मतलब होता है यार केयरलेस इन, कभी भी कुछ ऐसे बोल दे, मतलब केयरफुल तरीका नहीं होता है इनका। इससे देखा जाए तो एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं होगा। जो प्रूडेंट होंगे उनको पता होगा कब कहाँ क्या बोलना है, लेकिन जो इनडिस्क्रीट होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता है कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, वो कहीं पर कुछ भी बोल के निकल जाता है, ठीक है ना। ये होगा नॉट केयरफुल in saying or doing anything, ये होता है। लेकिन एग्जैक्ट एंटोनिम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रूडेंट मतलब समझदार, और जो समझदार नहीं होते वही कहीं भी कुछ बक देते हैं, है ना। सचिन, बेटा एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छी बैच है मेरे पास, कोई भी बैच मेरा लोगे उसमें सारे एग्जाम कवर होंगे। नेक्स्ट आओ, सीवियर का एंटोनिम बताओ बेटा, सीवियर का एंटोनिम जल्दी। ओके मयूर, जोश टॉक देखा आज आपने? जोश टॉक में मुझे बुलाया था पिछले से पिछले संडे को, उसने पूरा अच्छे से कंप्लीट वहां हुआ था। हम्म, चलो। माइल्ड पक्का, सुनो ध्यान से बेटा। सीवियर मतलब होता है तीव्र, बहुत ज्यादा तीव्र, उसका उल्टा माइल्ड होगा जो हल्का होता है। सीवियर पेन, माइल्ड पेन, सीवियर पेन बोलोगे इसका मतलब तीव्र दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। माइल्ड पेन यानी कि हल्का दर्द है। मोरोज का मतलब होता है बेटा उदास, ग्लूमी, उदास। मेडियोकर होता है ना बहुत इंटेलिजेंट ना बहुत वेला, जैसे तुम लोग कभी होता है ना कि एकदम डम है, डम्बो है ना, बिल्कुल उल्लू की तरह है, बिल्कुल कुछ नहीं आता उसे। मेडियोकर कौन होता है? बिल्कुल बीच वाला, मतलब नीदर टू इंटेलिजेंट नॉर फूलिश, ठीक है। मेटिकुलस बना बेटा मेटी से, मेटी होता है मतलब इसका मतलब होता है फियर। जब आप डर के कोई काम करते हो तो बहुत ही सोच के, बहुत ही सचेत होके काम करते हो। तो मेटिकुलस होता है केयरफुल इन वंस वर्क,
इसीलिए अगर मैं कहूं मेटिकुलस टास्क, इसका मतलब इतना केयरफुल तरीके से काम किया है, बिल्कुल गलती नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो सीवियर का उल्टा सब इधर खिसक जाता है यार। माइल्ड, बताओ। ठीक है बेटा, सीजीएल के लिए बैच कॉम्बो ले लो ना, 18, मेरा 19 नंबर बैच ले लो। ठीक है, केयरफुल, यस। नेक्स्ट आओ। अगर मेरा क्लास नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ाती हूं बैच में, तो आप ये बुक ले सकते हो, इसमें सिर्फ ग्रामर होगा, याद रखना। एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत अधिक गरीबी, मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। बहुत अधिक गरीबी के कारण उस गरीब महिला ने सोचा कि भाई मैं कितने दिन तक वुल्फ फ्रॉम द डोर रख पाऊंगी। बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, ए पक्का, चलो देखते हैं। अवॉइड स्टार्वेशन, बिल्कुल सही है। यानी कितने दिनों तक मैं भूखमरी से बच पाऊंगी, है ना। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, कितने दिनों तक मैं भूखमरी से बच पाऊंगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, 10 नंबर। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक। कुछ एक दो लोगों ने सोचा कि हम फ्री बुक सारे स्टूडेंट्स को बांटेंगे, एंड दैट एंडेड इन स्मोक। क्या होगा बताओ, एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। एंडेड इन स्मोक का मतलब, दिल्ली में ऑफलाइन कब खुल रहा है बेटा, धीरे धीरे खुल रहा, आ जाओ दिल्ली अब। सी पक्का, yielded नो रिजल्ट, यस, धुआं में उड़ गया, कुछ नहीं हाथ लगा, सब कुछ हवा हवाई। कहा सबको बुक्स देंगे फ्री में, हुआ कुछ नहीं। ठीक है, देखो 10 नंबर क्लियर। नेक्स्ट आओ। The world's agricultural land are in pressure to raising more and more crops. जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल लैंड है वो प्रेशर में है कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाया जाए। बताओ। हाँ, कम टू नथिंग भी होता है इसका, इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी बताओ। सी पक्का, देखते हैं। आर इन प्रेशर टू रेज, क्यों। सबसे पहले आर लैंड है, लैंड है तो इज अंडर प्रेशर टू रेस। अंडर प्रेशर बिल्कुल सही है, यानी कि दबाव में है। और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना, इंफिनिटिव में पता है ना, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। नेक्स्ट आओ। इट इज कन्वे टू ऑल द रेसिडेंट्स बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। अब तक सारे रेसिडेंट्स को कन्वे, पता नहीं क्या है, पहले तो टेंस अकॉर्डिंग सोचो। दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स, पार्किंग स्टिकर्स की जरूरत होगी, उनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलो बताओ जल्दी से, बोलो। प्रेशर, यस, अंडर प्रेशर टू, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब इसका बताओ क्या होगा। बी पक्का, बी की डी। चलो सुनो ध्यान से, कहा गया है कि सभी रेसिडेंट्स को यह कन्वे किया जा चुका है। अभी तक, बाय नाउ का मतलब है अभी तक किया जा चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। इट हैज बीन कन्वेड टू ऑल द रेसिडेंट्स, सबको यह सूचना दे दी गई है, अभी तक तो दी जा चुकी है, यानी कि खत्म है बेटा, खत्म मामला है।
है ना, इट विल बी कन्वेड नहीं, फ्यूचर की बात नहीं है, इट इज कन्वेड, रेगुलर बेसिस पे रोज रोज नहीं कन्वे किया जाएगा, इस सब चीज को कन्वे किया जा चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका है काम, और वो भी पैसिव वॉइस है। देखो आंसर डी है। नेक्स्ट आओ बेटा, मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू होगा 18 अगस्त से एंड 18 अगस्त 3:30 to 5 PM। इंग्लिश स्पोकन बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है बेटा, याद रखना आप लोग, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आओ, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, इनमें से कौन सा व्यक्ति होता है जो किसी जरूरतमंद का हेल्प करता है? जल्दी बताओ, कौन सा व्यक्ति होता है जो किसी जरूरतमंद का हेल्प करता है? ज्योति, मेरी ऑफलाइन बैच होती है बेटा, लेकिन स्पोकन की नहीं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है ऑफलाइन बैच। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड क्या होगा? सेमेरिटन, बिल्कुल बहुत सही। सेमेरिटन का मतलब होता है कोई अच्छा व्यक्ति। गुड सेमेरिटन सुने होंगे जनरली, लेकिन सेमेरिटन अलग भी चलता है। सेमेरिटन का मतलब होता है जो दूसरों की सहायता करता है। वेटरन जो होते हैं बेटा, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, और इन लोगों को आप पास्ट मास्टर भी कह सकते हो, है ना, हाईली एक्सपीरियंस्ड पास्ट मास्टर, है ना। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट करने वाला, यानी कि जो साथ में साझा काम करे वो कोलैबोरेट करता है, कोलैबोरेटर हो गया। यानी कोलैबोरेट का मतलब क्या है? साथ में आना, तो कोलैबोरेटर हो गया वन हु जॉइंस हैंड फॉर बिजनेस एटसेट्रा। सेमेरिटन हो गया अच्छा व्यक्ति, एंड मर्सिनरी होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा, वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले व्यक्ति को मर्सिनरी कहते हैं, जिसको आप कहोगे बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ऐसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अच्छा, अभी जब मैं लिख लूंगी सारा, उसके बाद याद रखना कि ये आपको मिल जाएगा केडी लाइव ऐप में भी, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। कोल्यूशन तो नेगेटिव में हो जाता है बेटा, कोल्यूशन का मतलब सांठगांठ करना हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, हो गया। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, कोई भी नया चीज बनाता है कोई भी कंपनी, तो सबसे पहले उसका क्या लेता है ताकि कोई उसकी चोरी ना कर सके? बताओ जल्दी से। बोलो। जो स्टॉक देख लिया, थैंक यू सो मच पीयूष, अच्छी आज बहुत अच्छा था उसमें। स्टार्टिंग से कब होगी क्लास, लोगी क्लास? अदिति, मेरा बैच ऑलरेडी आ रहा है भाई, और बैच नंबर 20 है वो। कॉपीराइट ना बेटा, पेटेंट है, क्योंकि कंपनीज जैसे आप मान लो वैक्सीन बनाया स्पुतनिक, रशिया ने, सबसे पहले क्या करेगा, उसका पेटेंट लेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया भी चाहेगा बनाना तो कहेगा ठीक है बना लो, ये लो फॉर्मूला, लेकिन इसके बदले में पैसे हमें दो, क्योंकि ये हमने क्या किया है, इन्वेंट किया है, तो पेटेंट होता है, ठीक है। कॉपीराइट बेटा किसी भी फिल्म का होता है, किसी बुक का होता है, ठीक है ना, ये कॉपीराइट होगा। अगर कहोगे कि मैम सोल राइट है, तो सोल राइट आपको जो मिलेगा ना ऑफ कॉपीराइट, सोल राइट ऑफ बुक, फिल्म एटसेट्रा, ठीक है, उसका कॉपीराइट होता है। हेयरलूम होता है बेटा विरासत, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे HEIR वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है जो उसके वंशज होते हैं, है ना। HEIR का मतलब ही होता है वंशज, वंशज, और इनहेरिटेंस का मतलब यही तो होता है, पासिंग फ्रॉम
one generation to other. आप कोई चीज इनहेरिट करते हो, वही तो हेयरलूम है. देखो, टारगेट, इनफैक्ट मेरा वॉल्यूम 1 तो पढ़ा ही रही हूँ फ्री में. ठीक है, पायरेसी ना हो, कॉपीराइट का पायरेसी हो जाता है. ठीक है, याद रखना, यहाँ पे आपका पेटेंट है. बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ बेटा. कंपल्सरी इंग्लिश के अंदर स्पोकन इंग्लिश पूरा इंक्लूडेड होता है. ऐसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद एडिटोरियल, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब इसमें होता है. ठीक है, और स्पोकन के साथ साथ आपका फ्री जूम सेशन जो चलता है प्रैक्टिस का, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जरा देखो तो. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन है, जल्दी बताओ. हम्म, वो कैब याद करना पड़ेगा बेटा. वॉल्यूम 1 से पहले वो कैब करो ना. मेरा यूट्यूब में भी तो वो कैब मैंने बहुत दिया हुआ है आपको, बहुत सारा वो कैब कराया हुआ है. बताइए, एकोमोडेशन का, ए पक्का याद रखना बेटा. एकोमोडेशन आज नहीं, एक बार नहीं, करीबन 15 बार आ चुका होगा. डबल सी, डबल एम, बस यही चीज खाली आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है. डबल सी ओ, डबल एम ओ, एकोमोडेशन, DATION. डबल सी, डबल एम जहां होगा वही आंसर सही हो. ठीक है, बस उसी में प्रॉब्लम देता है आपको. ये बेटा इंग्लिश स्पेशल आ रहा है, बैच नंबर 19 अगस्त को आ रहा है. बैच नंबर 20, इसका जो कोड है वो बैच नंबर 20 है. ठीक है, नेक्स्ट आओ. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, जल्दी से करो तो. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जल्दी से बताओ. 16 नंबर में. निर्मल आ जाओ, देख लेंगे. ऑनलाइन तो चलता रहेगा बेटा, ऑफलाइन खुलेगा तब भी. ए पक्का, यस. पर पर्टिक्यूलर होता है, हालांकि आर साइलेंट होता है, लेकिन क्या कहोगे, पर, PAR, पर, PER पर नहीं है ये वाला. ठीक है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इज, देखो. नेक्स्ट, जिनकी स्पोकन इंग्लिश खराब है ये बुक ले लेना, बहुत बढ़िया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से जितना पढ़ना पढ़ा देगा. अब आओ, ABCD में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस होगा और हम कहां से शुरू करेंगे, देखो जल्दी से. और मुझे आप बताओगे कि किस तरह से सोचा है आपने, ये भी दोनों चीज बताओगे. आंसर कौन सा है और आंसर वो आया कैसे, ये भी बताओगे जल्दी. आंसर आया कैसे ये भी बताना होगा. क्या ए पक्का, ए है, चलो देखते हैं. Soon flames ignited the wooden beams. Men and women holding aloft flaming torches raced up and down the Paris terraces. क्यों ये दौड़ रहे थे? When the fire died out, fire तो बाद में ही die होगा. Looters fought off the heat of the inferno to drag out gold and silver vessels. Okay. लूटने वाले लोग तो, वो इनफर्नो का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा भयंकर आगजनी जो होती है उसको. व्हेन द फायर डाइड आउट, ये तो मुझे लग रहा है यार, फ्लेम यहां पर भी है, उसके बाद यहां पर है फॉट ऑफ द हीट ऑफ द इन्फर्नो, यानी गर्म है. और व्हेन द फायर डाइड आउट, भाई ये तो लास्ट में ही होता है. मेन एंड वीमेन आगे पीछे भाग रहे थे, तो जब आग लगती तो लोग भागते ही. ठीक है ना,
लेकिन सी सबसे आखिरी लग रहा है कि जो बच गया था पैलेस में सिर्फ स्टोन का कॉलम्स बच गया था, बाकी और कुछ नहीं था। यानी स्टोन के खाली जो पिलर्स थे, पाए थे, वो बच गए थे। सी आखिरी लग रहा है मुझे, सी सबसे आखिरी यहां पे है, क्योंकि आगजनी के पूरे बाद लास्ट में क्या बचा है वो सी में है। अब शुरुआत क्या से होगा भगवान जाने, पहले तो हम देख ले सही हूं। कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत ऑप्शन में हेल्प आ जाता है। ठीक है, ओके। इसमें आपका एक ऑप्शन में आंसर में प्रॉब्लम है ना, डी में 2D हो गया है, डी वाले ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट आओ, 18 नंबर मैंने किस तरह से निकाला देख लिया ना। व्हेन द फायर डाइड आउट, यानी वो आखिरी सेंटेंस ही होगा। हाँ, फ्लेमिंग टॉर्चेस देख लो कृष्णा, यानी कि फ्लेम यानी कि आग लगा हुआ जो टॉर्चेस था, टॉर्चेस का मतलब वही होता है मसाल। ठीक है, चलो जल्दी बताओ 18 नंबर क्या होगा। 18 सी लास्ट में है, यस। इंग्लिश टू हिंदी नहीं करना आता बेटा, करना तो आना पड़ेगा ना। It was very unusual as boys were not supposed to be out of school at this late hour. He moved closer to the boy in anger. उसके बाद he felt angry as teachers ought to be about school rules being broken. As teachers ought to be about. Mr. Oliver, the school teacher, saw a lonely boy sitting on a rock weeping soundlessly. यानी D है सबसे पहले, D होगा सबसे। जब वो देखा कि कोई लड़का रॉक पे बैठ के रो रहा है तो उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि लड़के बाहर नहीं जाने चाहिए उस समय। और क्या रूल था, पहले तो हम रूल बताएंगे फिर ना बताएंगे ही फेल्ट एंग्री। अदरवाइज मैं कहूंगी ही फेल्ट एंग्री, बोलोगे भाई क्यों एंग्री, पहले बताओ। इट वॉज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि बॉयज उस समय बाहर नहीं होने चाहिए, और ऐसा देखकर तब उसे गुस्सा आएगा। ठीक है ना। इन एंगर, ही फेल्ट एंग्री एंड इन एंगर, ये दोनों एक साथ ही होने चाहिए। तो सबसे पहले डी के बाद ए होना चाहिए और सी बी एक साथ होना चाहिए, क्योंकि एंगर एंग्री, सी और बी एक साथ होना चाहिए, डी के बाद ए, बी है आंसर, यानी आंसर इज बी। देखो ठीक है, क्लियर। सी के बाद बी होना चाहिए, डी से शुरू होना चाहिए और डी के बाद ए होना चाहिए। ठीक है स्वामी, बहुत सारे बैचेस है मेरे, जो लेना है ले लो, स्पोकन कंपल्सरी, ठीक है, जो लेना है अब ले लो। चलो हो गया। तो इसीलिए हम इसमें ऐसे जोड़ देते हैं कि भाई एंग्री और इन एंगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा, मिस्टर ऑलिवर, पहला इंट्रोडक्शन नाउन का यहां हो रहा है, जिसके लिए बाकी सब में प्रोनाउन हुआ है। और यहां पे उसने देखा कि कोई लड़का रो रहा है तो वो उसके नजदीक जाएगा, क्यों, क्योंकि इस समय कोई भी लड़का बाहर नहीं होना चाहिए एट दिस आवर। उसके बाद एंग्री और एंगर एक साथ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। बेटा ऐसे ही करना है आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट ऐसे ही सोच के करना है। आप कहोगे मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो इंग्लिश पहले समझना पड़ेगा, जब समझोगे इंग्लिश तब ना उसको कहानी की तरह बना पाओगे। फाइन, नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब बताओ 19 का एक्टिव फॉर्म कैसे करोगे, 19 का एक्टिव वॉइस निकालो। नाइनटीन का एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ। शिवा कल आऊंगी 9 बजे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कराना है अभी मुझे, नेक्स्ट 50 और कल आऊंगी। जल्दी, डी पक्का। You will either be taken prisoner or shot by the enemy. Will either be taken, you will be taken, यानी कि ये खुद ही पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव चाहिए। तो विल बी प्लस वर्ब का बेस फॉर्म विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का होता है। विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कहाँ है,
टेक्स थोड़ी होगा, वुड नहीं होता, विल टेक ये हुआ। देखो विल बी टेकन विल टेक का होगा ना, विल बी टेकन विल टेक का होगा, यानी आंसर डी होगा। ठीक है, ये हमें आया है पैसिव करने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक्टिव करने का होगा शायद। हैव दे अनाउंस्ड द वर्ल्ड कप, इसका एक्टिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। हैव दे अनाउंस्ड द वर्ल्ड कप क्या होगा, जल्दी बताओ। स्टेनोग्राफर के एग्जाम को लेके परेशान क्यों है भाई? हाँ बोलो जल्दी। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, क्या होगा इसका? स्वामी क्या हो गया, बता तो दिया यार। हाँ, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच परचेज कर लो। बी पक्का। हैव दे अनाउंस्ड, जैसे हैव देखेंगे हम बीन जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि हैव हैज जहां होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वहां बीन आना ही चाहिए, बी डबल ई। हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड? हैव द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, भाई टीम है तो हैव कैसे आएगा, है ना, यानी सिंगुलर है, टीम अगर सिंगुलर है तो टीम के साथ तो हैज आएगा, है ना। इसमें तो बीन है ही नहीं, इसमें बींग है, ये दोनों तो खत्म ही हो गया। देखो क्लियर, याद रखना कप है क्रिकेट टीम का, क्रिकेट टीम है, इसका मतलब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हो गया, देखो। अब आओ नेक्स्ट पोर्शन, और वो देखने के लिए सबसे पहले याद रखना क्लोज टेस्ट कैसे करना है वो ध्यान से देखो। ये देखो राहुल को गलती किया ना, राहुल हैस होगा ना बेटा, टीम की बात हो रही है। स्पोकन इंग्लिश का 18 तारीख से लगातार 6 दिन तक आपका दोपहर में 3:30 से 5 चलता रहेगा क्लास, ठीक है। चलो आ जाओ, लेकिन बेटर होगा एक बैच लो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्शिया क्लेम्स, पोर्शिया एक इनफैक्ट ये शेक्सपियर के ड्रामा से ही होता है, that even if she dashed to live as long as Sibylla, she would die as Dinah, because she can only be claimed the manner specified by her father's will. Will का मतलब वसीयत। She dashed that nobody would be able to crack casket test, and so she was bound to remain unmarried. Portia ने claim किया that even if she dashed to live as long as Sibylla, even if she dashed to live as long as Sibylla, even if she, बताओ, was, हाँ was होगा पक्का बेटा। सबसे पहले याद रखना प्रेजेंट जो इमेजिनेशन होता है सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है यार। ये बोल रही है कि अगर मैं सिबिला की तरह जैसे अगर जिंदा रहूं, मतलब जितने दिन सिबिला जिएगी अगर उतने दिन मैं जिंदा रहूं, है ना, इवन इफ आई वर टू लिव, समझ में आया? ये इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन के लिए हम वर लगाते हैं, इमेजिनेशन के लिए वर लगता है, याद रखना। और यहां पर देखो सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंस भी तो याद रखो। शी वुड डाई एज डैश एज डायना, शी वुड डाई एज डैश एज डायना। बताओ, अब सुनो बेटा, ये पुराने जमाने की कहानी है इसलिए थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रोवर्शियल यहां पे एक लैंग्वेज आ रहा है। वो कहना चाह रही है, आगे देखो क्या है, कि कोई भी व्यक्ति इस कैस्केट टेस्ट को नहीं कर पाएगा पास, इसीलिए ये लड़की अनमैरिड ही जिएगी और मैरिड ही मर जाएगी, इसीलिए यहां पे प्योर वर्ड यूज कर रही है, बिकॉज शी विल नॉट मैरी एंड हैव एनी फिजिकल रिलेशन विथ एनीवन। इसीलिए ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा,
She would die as pure as Dinah, because she can only be claimed dash the manner specified by her father's will. क्योंकि ये उसी मैनर में क्लेम की जा सकती है जैसा इसके फादर के विल में है। जैसे नहीं था कि जो भी धनुष तोड़ेगा, है ना, धनुष में प्रशंसा चढ़ाएगा, वही सीता से शादी करेगा। तो वही उसी टाइप का इसके फादर ने भी अपनी वसीयत में लिख दिया था। तो क्या कही वो? शी कैन ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर। मैं जान रही हूं इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको। शी विल ओनली बी क्लेम्ड इन द मैनर, जैसे कि उस जगह पे फादर्स विल में जैसा दिया हुआ है, बस उसी मैनर में क्लेम किया जा सकता है। शी डैश दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक डैश कैस्केड टेस्ट। शी डैश, शी क्या? अब ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे। 24 तो आसान है, ये तो कर लोगे, जल्दी बताओ। 24 तो आसान है बेटा। शी डैश, शी, ये थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया ना, ये आपके जमाने का है ही नहीं। यस जीत, वेरी गुड। शी वरीज। क्यों? अब कहोगे वरीज क्यों? बेटा यहां देखो प्रेजेंट टेंस है, क्लेम्स, ठीक है ना, तो क्लेम्स है तो इसलिए वरीज है, क्योंकि वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में दे रहा है। दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक डैश कैस्केड टेस्ट, क्योंकि उसके फादर ने वो ऐसा टेस्ट बना रखा था, उस कैस्केड टेस्ट को कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। यानी कोई देखो फादर्स के विल में स्पेसिफाइड है ना, तो इसका मतलब है कि वो कोई टेस्ट को उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, तो इसीलिए क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए याद रखना, तभी आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसके चक्कर में फंस जाते हो आप लोग। ठीक है ना, इसीलिए टेंशन मत लेना, जैसे बने सबसे पहले ये तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रही है, कह रही है कि अगर मैं उतना दिन जीऊं जितने दिन सिबलिया जी है, फिर भी मेरी शादी नहीं होगी। यानी कि ये इमेजिन कर रही है, और मैं प्योर ही मरूंगी, क्योंकि मेरे फादर ने जो विल में स्पेसिफाई किया है उसी पर, मुझे उसी को करके कोई मुझे क्लेम कर सकता है। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है इस कैस्केड टेस्ट को कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा। चलो, ये रहा आज का टेस्ट पेपर, और आप लोगों को कितना मार्क्स आया जरा बताओ। मैं इसको सेव कर दे रही हूं अब, और ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में भी। और सबसे पहले केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे दुनिया भर के स्टडी मटेरियल इंग्लिश का मैंने दे रखा है, बहुत दुनिया भर का है। ठीक है, बहुत पीडीएफ फ्री का है, इसलिए वो पहले डाउनलोड करो। वहां पे जाके आपको एक हेडफोन आइकन मिलेगा, उसके अंदर पीडीएफ में जाओगे, बहुत सारे पीडीएफ, और उसी में बहुत सारे पीडीएफ हम ऑलरेडी आपको लोड करवाते रहते हैं। ठीक है, मेरा एक बैच आ रहा है 19 अगस्त को, बैच नंबर 20। ठीक है, याद रखना, एक ही बैच में सीजीएल पार हो जाएगा, और आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मेरी होती। चलो, थैंक यू सो मच। अब मेरा क्लास है, और देखो 24 कृष्णा को आया। कम से कम इसको आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलो बाय, थैंक यू सो मच।